Hello and welcome my dear students. I am Roshali मैम फ्रॉम VM एकेडमी नासिक. हमने हमारे 12th का जो 10th नंबर का चैप्टर है वो स्टार्ट किया था हैलोजन डेरिवेटिव्स. उसका है आज लेक्चर नंबर 7. तो पहले 6 लेक्चर देखना ज़रूरी है क्योंकि तभी ये लेक्चर समझ में आएगा. आज के लेक्चर में हमें देखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी. आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. थेरोटिकल लेक्चर है, अच्छे से समझ लेना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स और टॉपिक होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी विथ मी VM एकेडमी नासिक. तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वैसे तो हमने अभी तक चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, टोटोमेरिज्म सब कुछ पढ़ा है इंक्लूडिंग 11th एंड 12th. तो कल हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. थोड़ा सा रिवाइज करते तब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें समझ में नहीं आएगी. अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या था, दे हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है. दे हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है. ओके. ऑल्सो वन मोर थिंग, दे हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है कि सब कुछ सेम है, फिर वो में डिफरेंस क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये 3 कैरेक्टर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. उनमें से ये पहले 2 तो आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेरियो आइसोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी काफ़ी है. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है उनको हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्टेरियो आइसोमर भी कहते हैं. लेकिन और एक इंक्लूडेड प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है. मतलब सपोज मैंने 2 लिए ऑप्टिकल आइसोमर. एक मैंने लिया है CD और दूसरा मैंने लिया है C', D'. तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है. हमें पता है हम मिरर इमेज के आजू बाजू में उनको ड्रॉ करते हैं. तो सपोज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. इसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इसका कलर ऑलमोस्ट सेम होगा. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, सेम. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते. इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करती हूँ और प्रोडक्ट मिलता है तो सेम रिएक्शन ये भी फॉलो करेगा. अगर इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहल के साथ करती हूँ और इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करती हूँ तो दोनों का भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. दे हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. मगर हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक बार चेंज होगी. कब चेंज होगी, जब दे रिएक्ट विथ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और रिएक्ट होने वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव है. अगर दोनों रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है. अदरवाइज 99% केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे. तो अगर इनमें इतनी सिमिलैरिटीज़ है तो ऑप्टिकल आइसोमर में डिफरेंस क्या होगा. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनमें एक ही डिफरेंस है. चलो डिफरेंस के बारे में बात करें. तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए उनमें हमें क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए. तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं दे डिफर, मतलब उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट. ये जो मैं अभी तक बता रही हूँ ये आपके बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है. ये थोड़ा सा बेसिक है, ये समझ में आएगा तो जो थ्योरी दी ये बुक में वो अच्छे से समझ में आएगी. तो क्या है, इनका जो लाइट की तरफ बिहेवियर है वो क्या है, डिफरेंट है और डिफर है. मतलब इनको एक ही चीज़ क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द लाइट. वो लाइट की तरफ
कैसे बिहेवियर है उनका, वो एक चीज़ इनको क्या करेगी, एक दूसरे से अलग करेगी। ओके, तो अभी हमें देखना है कि उनका जो चेंज है ये जो लाइट की तरफ है, तो उससे पहले हमें नेचर ऑफ लाइट जान लेना है और ये कैसे डिफ़र होते हैं एक दूसरे से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या लाइट इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, यो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। वर्ड बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दे के लेक्चर को अच्छे से देखो। तो नेचर ऑफ लाइट, वी नो लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबको पता है लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो पहला थोड़ा वेव के बारे में बात करते हैं। जैसे हमें पता है साउंड क्या है, एक वेव है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो वर्ड बाहर निकलता है, जो वेव बाहर निकलती है, वो क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे मोलिक्यूल्स उनको हीट करती है, फिर वो मोलिक्यूल अगले वाले मोलिक्यूल को हीट करते, और ऐसे क्या होता है, साउंड पास होता है। मतलब एयर का मोलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट होगा, और वो मोलिक्यूल अगले को वाइब्रेट करेगा, वो उसके आगे को वाइब्रेट करेगा, और ऐसे साउंड क्या होता है, पास होता है। ये सब लोगों को पता है। मतलब वेव को किसकी ज़रूरत है, मीडियम की ज़रूरत है। जो वेव्स होते हैं नॉर्मल, उनको मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन हमें पता है सनलाइट से जो आती है लाइट, सपोज ये सन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमें पता है कि बीच में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वैक्यूम स्पेस है एटमॉस्फेयर से बाहर। मतलब ये लाइट वैक्यूम स्पेस से होके अर्थ की तरफ आ रही है, तो मतलब ये वैक्यूम स्पेस को भी पास कर सकती है। तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। जैसे साउंड वेव मीडियम पे डिपेंड थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ये वैक्यूम को पास कर सकती है तो इसके वाइब्रेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पास कर सकती है, किसी विदाउट मीडियम भी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो होते इन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या होने वाला है, वाइब्रेशन होने वाला है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और वे वेव विदाउट मीडियम भी क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो अभी हमें देखना है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर आप एक बंद कमरे में हैं और पूरे कमरे में बहुत अंधेरा है, और एक ही कमरे में के डोर पे एक होल है और उस होल से लाइट अंदर आ रही है, ऐसे समझ लो। या फिर ऐसे एज्यूम करो कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रही हूँ, इस पॉइंट से आपकी तरफ क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो ऐसे एज्यूम करना है कि एक लाइट आ रही है। अभी हमें पता है कि जो सनलाइट है या फिर बल्ब ग्लो हो रहा है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है। तो हमें पता है जब एक लाइट आती है तो उसका जो लाइट होगा वो क्या होगा, हर तरफ होगा। मतलब जब लाइट पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, तो जब वो आपकी तरफ आ रही है तो जो सराउंडिंग एरिया होगा उसे भी वो क्या करती है, लाइट करती है। तो सपोज़ इस वाइट बोर्ड से एक वाइट बोर्ड में एक होल है, इसमें से आपकी तरफ लाइट आ रही है, ऐसे समझना है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, वाइब्रेट होगा। या फिर इसे ऑसिलेशन भी कह सकते हो। मतलब वो क्या है, अपने आजू बाजू में क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, थोड़ी सी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और फिर आपकी तरफ ऐसे आ रही है। तो इस लाइट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। या फिर जो सनलाइट हमारी तरफ आती है उसे भी हम क्या कह सकते, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, समझ में आएगा। तो ऑर्डिनरी लाइट के बारे में हमारे बुक में दिया है, वो भी समझ लेते हैं। एंड ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट होते, हैविंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो साइड में दिखा है वेक्टर्स, वो क्या है, ऑसिलेशन से ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन। तो जितने पॉसिबल प्लेन है उन सारे प्लेन में क्या होगा, इसका ऑसिलेशन होगा। ऐसे इसमें ऐसे ऐसे
जितने भी पॉसिबल प्लेन है उन सब प्लेन में क्या होगा, उसका ऑसिलेशन होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इस वे से ऐसे वो क्या हो रही है, पास हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। मतलब लाइट जब ऐसे पास हो रही है तो आजू बाजू में वो क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। तो उसका जो एक्चुअल पाथ है, उस पाथ को वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर क्या कर रही है, ऑसिलेशन पास कर रही है। ऐसे लाइट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। ओके, एंड व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये हमें कहाँ से मिलेगी, जो अभी आप जिस रूम में बैठे, अगर सपोज लाइट ऑन है तो उस लाइट पे क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, या फिर सनलाइट क्या है, ऑर्डिनरी लाइट का एग्जाम्पल है। तो अभी पोलराइज़र क्या होती है, अभी तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है हमने देख लिया कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। अभी हमने देखा कि ऐसी होगी ऑर्डिनरी लाइट, अगर कोई होल है वहाँ से अगर पास हो रही है तो ऐसा होगा। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो क्या करेगा, वाइब्रेट इन ऑल प्लेन, वाइब्रेट होगा या फिर ऑसिलेट होगा इन ऑल प्लेन, सारे साइड में क्या होगा, स्प्रेड होगा परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इट्स पाथ। मतलब जिस वे से वो आगे बढ़ रही है उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, ऑसिलेट होगा। मतलब ये जो लाइट है मेरी तरफ आ रही है तो अपने सारे आजू बाजू में क्या करेगा, ये वाइब्रेट होगा, स्प्रेड होगा सारे डायरेक्शन में। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। अभी हमें देखना है कि पोलराइज़र क्या होते हैं, और पोलराइज़र का जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है निकोल प्रिज्म। ये जो निकोल प्रिज्म है ये बना हुआ होता है CaCO3 से। तो ये एक MCQ पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि निकोल प्रिज्म। अभी निकोल प्रिज्म का यूज़ क्या है वो देखना है। सपोज़ ये जो ऑर्डिनरी लाइट थी, जिसके बारे में अभी हमने बहुत सारी बातें की है, इस लाइट को पास किया थ्रू निकोल प्रिज्म। सब लोगों को प्रिज्म पता है। और पास करने के बाद सिर्फ एक ही ऑसिलेशन, एक ही वाइब्रेशन, एक ही प्लेन दिख रहा है। तो ये थी हमारी ऑर्डिनरी लाइट, ये है निकोल प्रिज्म। और यह जो हमें नया मिल रहा है इसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, PPL। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जब निकोल प्रिज्म से क्या होती है, पास होती है, तो हमें मिलती है प्लेन पोलराइज लाइट, जिसे PPL कहते हैं। इसीलिए इसे अनपोलराइज लाइट भी कह सकते हो, ऑर्डिनरी लाइट या फिर अनपोलराइज लाइट। चलो अभी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये निकोल प्रिज्म काम कर रहा है पोलराइज़र का। पोलराइज़र का काम क्या है, ये जो सारे डायरेक्शन थे, सारे प्लेन थे, उन सबको क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। मतलब उनको कैंसिल कर रहा है। कट ऑफ ऑल द वाइब्रेशन एक्सेप्ट वन, एनी वन, कोई भी एक। ऐसी ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, हो सकता है ऐसा भी दिख सकता है। कोई भी एक ही क्या होगा, सिर्फ वाइब्रेशन रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे व्हेन द ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर इसे क्या कह सकते हो, PPL कह सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड और सब्सटेंस। तो पोलराइज़र का मीनिंग क्या होता है, पोलराइज़र का मीनिंग मतलब किसी को बहका कर अपनी बातों में ले आना। मतलब कोई न्यूट्रल था तो उसे कन्विंस करके पोल कन्वर्ट करना, मतलब किसी के साइड कर लेना। इसे क्या क्या कह सकते हो, पोलराइज़र। तो यहाँ पे क्या था, ये न्यूट्रल था, सारे साइड में था। व्हेन पास थ्रू निकोल प्रिज्म सारे कैंसिल हो गए और एक ही क्या रह गया, एक ही प्लेन का वाइब्रेशन बाकी रह गया। इसलिए इसको क्या कह सकते हो, प्लेन पोलराइज
लाइट कह सकते। तो चलो अब हमें देखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस की क्या होती है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे सब्सटेंस है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टार्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट बुक, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, ऑसिलेशन ओनली वन प्लेन इज प्रेजेंट। तो बाकी सारे कैंसिल हो गए और एक ही प्लेन का ऑसिलेशन क्या होगा, रहेगा। एंड प्लेन पोलराइज लाइट क्या है हमारे बुक के हिसाब से, अ लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिस वे से वो आ रही है उस वे को क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसे स्मॉल पीपीएल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब द लाइट हैविंग ऑसिलेशन इन वन प्लेन ओनली एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस वे से वो आ रही है उस डायरेक्शन में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। तो अभी हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। अभी हमने देखा, अभी इससे आगे हम सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट की बात करेंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी होगी, एक ही प्लेन का क्या होगा, वाइब्रेशन होगा या ऑसिलेशन होगा, सिंगल ऑसिलेशन। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं। तो कितने वे होंगे घुमाने के, एक तो इसको ये क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, या फिर इसे ये रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो वे से क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होता है तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और क्लॉकवाइज, अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और एक बार फिर से बता रही हूँ, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे सब्सटेंस है जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन हमें देखकर थोड़ी पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं। तो ये जब पता चला कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट कर सकते प्लेन पोलराइज लाइट को, तभी वो टर्म आया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तभी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। इसलिए इस प्लेन पोलराइज लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को पहचानने का तरीका क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा पोलरीमीटर। तो उसे क्या कहते हैं, पोलरीमीटर कहते हैं। तो पोलरीमीटर को देखने से पहले कुछ हम देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले दिया है ऑप्टिकल एक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या कर सकता है ये, ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होंगे, द कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन को क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेट कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो एक तो ऐसे रोटेट कर सकता है या फिर ऐसे रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव कंपाउंड कैसे होंगे, जो इसे क्या है, ऐसे ही फॉर्म में रखेंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब द कंपाउंड विच डू नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, इसके प्लेन को वो रोटेट ही नहीं कर सके तो उनको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन।
मतलब कितना रोटेशन हुआ है, ये जिस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसे क्या कहोगे, ऑप्टिकल रोटेशन। तो यहाँ पे एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। आपके बुक में जो क्लॉकवाइज है उसे राइट कहा गया है, राइट साइड रोटेशन, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे क्या कहा गया है, लेफ्ट साइड रोटेशन। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्लॉकवाइज या इसे हम क्या कह सकते हैं, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट का क्या होगा, रोटेशन होगा अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो वो क्या होगा, जो प्लेन है प्लेन पोलराइज लाइट का वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी रोटेशन होना पॉसिबल नहीं है। अभी पोलरीमीटर की बात करते हैं। ये हमारे सिलेबस में पोलरीमीटर नहीं है, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट है वो हमारे सिलेबस में है। तो रिज़ल्ट जानने के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उनको पहचानने का जो तरीका है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसे क्या कहेंगे हम, पोलरीमीटर कहेंगे। एक पोलरीमीटर ट्यूब होती है, एक ऐसे सिंपल सी क्या होगी, ट्यूब होगी। इस ट्यूब को क्या कहेंगे हम, पोलरीमीटर कहेंगे। ओके, इट चेक एंड मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ये चेक भी करता है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, और मेजर भी करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस की। तो क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स हम सन को ही लेते। ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। ओके, ये ऑर्डिनरी लाइट कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। इसे हम अनपोलराइज कहेंगे। ओके, इसे पोलराइजर मतलब जो निकोल प्रिज्म है उससे जब हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये क्या था, ये था पोलराइजर। ओके, तो ये हमें मिली प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करना है, पास करना है थ्रू द पोलरीमीटर ट्यूब। और जो सब्सटेंस होगा, जो केमिकल होगा, जिसकी हमें क्या करनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करनी है, उसे कहाँ लेना है, इनसाइड द ट्यूब। तो ये क्या होगा, उस सब्सटेंस से क्या होगा, पास होगा। आ रहा है समझ में। और पास होने के बाद यहाँ पे कितने रिजल्ट मिलते हैं, 3 टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस में। तो यहाँ से बाहर आने के बाद ही लाइट मिलेगी, और उस लाइट 3 टाइप की होगी, उसके 3 टाइप के रिजल्ट है, वो अच्छे से समझ लेने। मतलब जो ऑर्डिनरी सोर्स था लाइट का, जो सन है, वो ऐसे दिखेगा, इसे हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे। व्हेन इट इज़ पास थ्रू निकोल प्रिज्म हमें क्या मिलती है, प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें मेजर करनी है उससे पास करते हैं थ्रू द पोलरीमीटर ट्यूब, उसे कहाँ रखा गया है, पोलरीमीटर ट्यूब में रखा गया है। तो बाहर आने वाली जो लाइट है उसमें हमें 3 रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे सपोज मुझे इथिल अल्कोहल या अल्किल हलाइड, कोई भी अल्किल हलाइड, मिथिल क्लोराइड का सपोज मेजर करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो मिथिल क्लोराइड को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, और उससे बाहर जो निकलने वाली लाइट है उसे क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और उससे रिजल्ट मिलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अभी यहाँ से जो 3 रिजल्ट मिलने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तीनों रिजल्ट देखते हैं। तो जो फर्स्ट रिजल्ट आ सकता है वो था कि जो प्लेन पोलराइज लाइट जैसे गई थी वैसे ही दिख रही है, मीन्स इट इज़ अनअफेक्टेड।
प्लेन पोलराइज लाइट जैसी थी वैसी, नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये कब हो सकता है? व्हेन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बहुत सारे सब्सटेंस के लिए ऐसा ही आएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और बहुत कम सब्सटेंस ऐसे जो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो पहला समझ में आया है कि लाइट जैसे गई थी वैसे ही बाहर निकल के आई है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब अनअफेक्टेड प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो जो सब्सटेंस है जो पोलरीमीटर में ऐड किया है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऐसा रिजल्ट दिखेगा। सेकंड रिजल्ट दिखेगा कि एक्चुअल प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी, ऐसी थी, वो क्या हो गई है, रोटेट हो गई है इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? इसे राइट कह सकते हो या फिर क्लॉकवाइज कह सकते हो। तो क्या आया रिजल्ट? यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। किसका? प्लेन पोलराइज लाइट। ये क्या इंडिकेट करता है? सब्सटेंस इज ऑप्टिकली क्या हुआ, एक्टिव। ये सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसे उन्होंने एक नाम दिया और इसका नाम है, इसे कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे कहेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटर। ये जो वर्ड है डेक्स्ट्रो, इसका मीनिंग होता है राइट हैंड साइड, मतलब रोटेशन टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। एक्चुअल ऐसा था, उसका रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज में, मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसे उन्होंने नाम दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसे सिंबल से भी डिनोट करते, इसे ऐसा लिखा जाता है, और बहुत सारे बुक में इसको पॉजिटिव साइन से क्या करते, दिखाते। मतलब जो सिंबल्स यूज़ होंगे डी डैश, और इसे प्लस साइन से क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो इतना बड़ा वर्ड लिखने की जगह पे ये सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। तो ये सिंबल इंडिकेट करते, पॉजिटिव सिंबल है, मीन्स क्लॉकवाइज इसका क्या हुआ है, या राइट हैंड साइड में इसका क्या हुआ है, रोटेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है, तो हमारे बुक में भी दिया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अ कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन है प्लेन पोलराइज लाइट का, तो उसने रोटेट किया है टूवर्ड्स राइट साइड, तो राइट साइड में या फिर क्लॉकवाइज साइड में उसको रोटेट किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसे सिंबल से दिखाया जाएगा डी डैश, और प्लस साइन से क्या करते, इंडिकेट करते। तो जो ऑप्टिकल रोटेशन था, ऑप्टिकल का जो रोटेशन था, तो उसे भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो जो एंगल होगा, मतलब एक्चुअल ऐसे था, तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, उस एंगल को सपोज मैंने थीटा नाम दिया। यहाँ पे क्या है, एक एंगल है, द एंगल थ्रू विच सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो एंगल है, इसमें सब्सटेंस ने क्या किया है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया है, रोटेट किया है। व्हेन पासिंग थ्रू द पोलरीमीटर, तो इसे क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल रोटेशन। तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाले को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, वो थर्ड ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकता है कि एक्चुअल क्या था, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे था, अभी उसका रोटेशन कैसे हुआ है, इस साइड में हुआ है। दिख रहा है सबको? तो ये रोटेशन इस साइड में हुआ है, तो यहाँ पे रोटेशन हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसे लेफ्ट भी कह सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ये भी क्या इंडिकेट करता है, सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसे उन्होंने कहा लियो रोटेटरी।
यहाँ पे जो वर्ड है लियो उसका मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड साइड। जो रोटेशन कौन सी तरफ हुआ है, ये लेफ्ट रोटेशन है, ये राइट रोटेशन, या इसे क्लॉकवाइज कह सकते, इसे एंटी क्लॉकवाइज कह सकते। तो इसे उन्होंने नाम दिया लीवो रोटेटरी, और इसके लिए भी सिंबल यूज़ किए गए स्मॉल एल डैश, या इसे दिखाया जाता है निगेटिव साइन से। तो ये क्या है, एक्चुअल जो था उसके अपोजिट साइड में तो निगेटिव और इसके इस साइड में है तो पॉजिटिव। तो आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन दिखने के चांसेस है व्हेन लाइट पास थ्रू द पोलरीमीटर। पहला तो हो सकता है इट इज़ अनअफेक्टेड, मतलब सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकेंडली हो सकता है क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड का रोटेशन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी डैश से या पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर सकते हो। या फिर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड में होगा और इसे भी हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे और इसका नाम होगा लियो रोटेटरी। इसे एल डैश या निगेटिव साइन से क्या किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो होगा एंगल ऑफ रोटेशन, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन, जो थीटा से क्या किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे तक सबको समझ में आया है। तो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, ये जो रोटेशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब द एंगल ऑफ रोटेशन जितना ज़्यादा होगा उतना सब्सटेंस की क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितना एंगल ऑफ रोटेशन हायर उतना क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी हायर होगी। बट इसके लिए कुछ क्या किया गया, एज्यूम किया गया कि सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन और ट्यूब की लेंथ, इन दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड है। तो जो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन था उसे उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हर बार सब्सटेंस क्या लेना पड़ेगा, 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस क्या करना है, 1 ml में डिज़ोल्व करोगे और उसे यूज़ करना है इन पोलरीमीटर। और जो पोलरीमीटर था उसका लेंथ हमेशा कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो ये क्या किए गए, ये पैरामीटर्स यूज़ किए गए टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, सीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो पोलरीमीटर होगा जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर की जाएगी, जो सब्सटेंस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 ग्राम पर ml, और जो पोलरीमीटर होगा, जो ट्यूब होगा, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर। तो हमें 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। अगर अनअफेक्टेड है तो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर राइट हैंड साइड में इसका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन होता है तब भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है और उसे हम लियो रोटेटरी कहेंगे। तो अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो सब्सटेंस की, तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास पोलरीमीटर प्रेजेंट हो और उसे यूज करके ही हम क्या करें, एक्टिविटी को चेक करें। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने का और भी एक तरीका है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनएंशियोमर्स और एनएंशियोमॉर्फ्स। इसका एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले 2-क्लोरोब्यूटेन को हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो 2-क्लोरोब्यूटेन मतलब क्या होगा, तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जो 2-क्लोरोब्यूटेन है उसका ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। इसके बारे में कल बात कर चुके। अगर कायरल कार्बन नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देखो, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 6। तो ये कायरल है, इसे मैंने ड्रॉ किया और ये हमें पता है मिरर है और इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की। ओके, तो अगर मैं इसे उठाऊँ और इस पे रखूँ तो मिरर में तो क्या है, इसका एग्जैक्ट क्या आएगा, ऐसा आएगा। सपोज़ मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, अगर मिरर में देखोगे तो एग्जैक्ट क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, राइट। लेकिन जब मैं इनको ऐसे रखती हूँ तो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज है। सारे पार्ट को हाइड कर सकते हैं, नहीं, ये दोनों पार्ट जो है इनको हाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। एक दूसरे के पूरे पूरे पार्ट को हाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम नहीं बना सकते। अगर मैं मिरर में देखूँ तो सेम दिखते, मिरर में अगर देखिए तो ऐसे, मिरर मतलब क्या होगी, ऐसी इमेज। तो यहाँ पे सेम दिख रहे,
बट जब मैं इनको एक दूसरे पे इम्पोज करती हूँ, एक दूसरे पे रखती हूँ, तो ये सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को हाइड करने वाले नहीं है। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होते तब वो क्या होते, ऑप्टिकली एक्टिव होते। तो ये एक तरीका है ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने का कि क्या करना है, देखना है कि सब्सटेंस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। एक दूसरे की मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तब वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। और ऐसे ही सब्सटेंस को, ऐसे आइसोमर, ये एक दूसरे के आइसोमर है, ऐसे आइसोमर को हम कहेंगे एनेंशियोमर्स और एनेंशियोमॉर्फ्स। इसका एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। मतलब द ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों की मिरर इमेज सुपर इम्पोज, अगर इसको उठा के इस पे रखिए तो CH3 को हाइड करेगा, कार्बन कार्बन को हाइड करेगा, ये C2H5 को हाइड करेगा, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन को हाइड नहीं कर सकता, ये हाइड्रोजन क्लोरीन को हाइड नहीं कर सकता। मतलब मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एनेंशियोमर्स कहेंगे या फिर एनेंशियोमॉर्फ्स कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, जो ये एनेंशियोमर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे मैंने स्टार्ट किया था तब भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ। एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, सेम होगा। दे डिफर इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज होगा, अगर इस साइड में हुआ तो प्लस और इस साइड में हुआ तो क्या होगा, माइनस। सिर्फ साइन क्या होता है, चेंज होता है ऑप्टिकल रोटेशन का। यह भी हमने देखा, क्लॉकवाइज अगर हुआ तो प्लस जिसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस जिसे लियो रोटेटरी कहते हैं। तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। बट इसका सपोज इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन क्या है, निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे दोनों एक दूसरे को। और क्योंकि साइन क्या है, अपोजिट है एंड इक्वल है, दोनों आइसोमर है, जितना ये इस साइड में रोटेट होगा उतना ये इस साइड में रोटेट होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जितनी भी उनकी रोटेशन है उससे क्या करेंगे, वो कैंसिल करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट टूवर्ड्स ऑप्टिकल एक्टिव रिएजेंट। मतलब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, सिर्फ अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसी और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे। अभी हमने देखा कि ये जो है पहला आइसोमर है, इसे मैं फर्स्ट नंबर देती हूँ, और ये उसका दूसरा आइसोमर है, इसे सेकंड नंबर देती हूँ। इसका रोटेशन हुआ था क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एज्यूम किया है। इसे नेगेटिव साइन से दिखाया है, इसे पॉजिटिव साइन से दिखाया है। इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे रैसिमिक मॉडिफिकेशन और रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मॉडिफिकेशन और रैसिमिक मिक्सचर का मीनिंग क्या होगा, इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब ये भी अगर आपने 1 ग्राम लिया है पर ml और ये भी आपने यूज़ किया है 1 ग्राम पर ml, तो दोनों क्या हो गए, इक्विमोलर हो गए। मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर, ये क्या एक दूसरे के एनेंशियोमर से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी है क्योंकि इसे पॉजिटिव साइन है, और ये हो गया लियो रोटेटरी क्योंकि इसको निगेटिव साइन है। इज कॉल्ड एज रैसिमिक मॉडिफिकेशन और रैसिमिक मिक्सचर। तो इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो इसे हम कहेंगे रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमिक मॉडिफिकेशन। तो ये रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमिक मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसमें D भी प्रेजेंट है और L भी प्रेजेंट है, तो इसे DL से दिखाते हैं, और इसमें दोनों साइन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो इसको डिनोट करने के लिए ऐसे यूज़ किया जाएगा। अगर रैसिमिक मिक्सचर है, रैसिमिक मिक्सचर को दिखाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, उसका साइन और दूसरे का साइन, तो दोनों का अगर मिक्सचर है, और मिक्सचर कैसे होना चाहिए, इक्विमोलर, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम, तब उसे हम क्या कहेंगे, रैसिमिक मॉडिफिकेशन और रैसिमिक मिक्सचर, जिसे DL से दिखाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइन से क्या किया जाएगा, उसे उसका सिंबल दिखाया जाएगा।
ओके, अभी आगे का जो पार्ट है वो बहुत इजी पार्ट है, जो हमारा 11th में ऑलरेडी हो चुका है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड द वेज फार्मूला। तो शॉर्ट में थोड़ा सा वो ले लेते हैं, फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग 3D रिप्रेजेंटेशन 1 एंड 2 मोलिक्यूल एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन्स ड्रॉ। जो लाइन्स ड्रॉ किए उसके सिग्निफिकेंस बताने। तो ये ऑलरेडी हमने 11th में देखा है, जब ऐसा ड्रॉ हुआ होता है 3D तो इसे हम वेज कहते हैं, और जब ऐसा ड्रॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वेज के बारे में। तो इसमें जो होगा, ये जो दिखाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड वेज कहते हैं। ये कब यूज़ किया जाता है, टू इंडिकेट द बॉन्ड प्रोजेक्शन अबोव द प्लेन। जब वो बॉन्ड प्लेन के अबोव होगा, बाहर निकल रहा है, ऐसे 3D है, तो जब जो रीडर है, रीडर की तरफ जब आता है बॉन्ड, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहते हैं सॉलिड बॉन्ड से उसे दिखाया जाता है। मतलब ये जो वाई होगा वो बाहर की तरफ होगा। उसके बाद जो डैशेड वेज होगा, ये जो डैशेड वेज दिखाया एक्स वाला, इसका क्या इंडिकेट है, इट गोइंग द बैकवर्ड। मतलब ये क्या होगा, जो वाइट बोर्ड है मेरा, वाइट बोर्ड के पीछे चला जाएगा। तो इसी के पीछे कौन प्रेजेंट होगा, एक्स होगा, तो उसे ऐसे दिखाते हैं। और जो नॉर्मल होते हैं दोनों, वो नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन। मतलब वो पेपर पे प्रेजेंट, मतलब कोई पेपर पढ़ रहा है तो वो ये दोनों उसे पेपर पे दिखेंगे। ये वाई उसको अपनी तरफ आते हुए दिखेगा और एक्स उसे पेपर से पीछे की तरफ दिखेगा। ओके, अभी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में देखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक कार्बन चेन है, यहाँ पे कार्बन चेन को क्या किया है, वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है। एंड ईच कार्बन ऑन द वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस। मतलब इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, एक ही प्रेजेंट होंगे। जहाँ क्रॉस आता है वहाँ पे क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड के प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स द कार्बन। ओके, तो चलो एक और एक एग्जांपल लेके हम क्या करते हैं, इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहले देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ chiral carbon and 3-dimensional structure of optical isomer on plain paper. It is also known as क्रॉस फार्मूला। तो इसका यूज़ क्या है, जो कायरल कार्बन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन 3D स्ट्रक्चर। मतलब सेंटर में किसे लेना है, कायरल कार्बन को लेना है और 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, ऑप्टिकल आइसोमर का। इसे क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है, एक्चुअल में ऐसा है बट पेपर पे हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये क्या है, कायरल कार्बन है, जिसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम से क्या होंगे, अटैच होंगे। तो एक्चुअल क्या होगा, इसके ये जो दो दिखाए गए हैं सॉलिड वेज जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या है, ये क्या होंगे, बॉन्ड अबोव द प्लेन। तो ये प्लेन के ऊपर होंगे, और ये क्या होंगे, जो डैश से दिखाया जाता है, बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो प्लेन के मतलब ये जो पेपर है इससे, या फिर ये जो बोर्ड है उसके पिछले साइड में होंगे। तो इसमें से कोई भी ये प्लेन में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब पेपर पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। सेकंड है वेज फार्मूला। तो वेज फार्मूला, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ कायरल कार्बन, ये सेंटर वाला कायरल कार्बन है, इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑन प्लेन पेपर। इसे भी यूज़ किया जाता है प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑप्टिकल आइसोमर को। व्हेन टेट्राहेड्रल कार्बन इज इमेजिन टू बी प्रेजेंट इन द प्लेन। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल मतलब दो उसके प्लेन पे होते हैं, एक ऊपर होता है बॉन्ड और एक पेपर के बैक साइड में होता है, तो उसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको जब हम इमेजिन करते हैं पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, तो वो ऐसे दिखता है। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये जो दो नॉर्मल बॉन्ड दिखाए वो प्रेजेंट होंगे इन प्लेन, मतलब वो पेपर पे प्रेजेंट होंगे। जो ये सॉलिड वेज होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट अबोव द प्लेन, मतलब ये ऐसे बॉन्ड बाहर की तरफ आएगा। एंड जो डैश से दिखाया जाता है, तो वो क्या होगा, इस वाइट बोर्ड की पिछली तरफ क्या होगा, चला जाएगा। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये कायरल कार्बन है और ये दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट इन द प्लेन। ऐसे फार्मूलों को हम क्या कहते हैं, वेज फार्मूला। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनेंशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड्स, फार्मूला इज गिवन यूजिंग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करके हमें क्या करने हैं, इसके एनेंशियोमर क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि
कि ये जो लैक्टिक एसिड है उसका IUPAC नेम क्या होगा। इसमें देखो एक से ज़्यादा क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो किससे प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये होमवर्क है, मुझे कमेंट करना है द IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसका कायरल कार्बन यहाँ पे लेना है हमें सेंटर में। ओके, ये जो साइड है ऊपर चली जाएगी, तो COOH, ये साइड नीचे आ जाएगी, मतलब CH3OH इस साइड में चला जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड में चला जाएगा। ओके, और इसकी मिरर इमेज जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो सब लोग कर सकते हो। HO इस तरफ आएगा, कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों अपनी ही जगह पे रहेंगे, ये भी अपनी ही जगह पे रहेगा। तो ये हो गया इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और ये दोनों एनाइंशियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, या फिर इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसे क्या करना है, ऐसे जो हमने सेकंड ड्रॉ किया था डॉट से दिखाना है। और क्योंकि इसमें से कोई भी प्लेन में प्रेजेंट नहीं होता, 2 अबोव द प्लेन प्रेजेंट होते हैं और 2 बिलो द प्लेन प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉलिड बेस से बनाए हैं वो होंगे अबोव द प्लेन, और जो डैशेड से बनाए वो होंगे बिलो द। या फिर पहला वाला दिखाओ या सेकंड वाला दिखाओ, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनाइंशियोमर्स ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन यूजिंग वेज फार्मूला। तो ये हो गया उसका कायरल कार्बन। इसके 2 बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इन प्लेन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ये होगा उसका अबोव द प्लेन CH3, और ये होगा उसका बिलो द प्लेन C2H5। तो इसकी मिरर इमेज आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इजी एकदम। कार्बन यहाँ पे होगा, Br यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन इस साइड में आएगा, CH3 यहाँ पे होगा एंड C2H5। तो ये हो गया इसके लिए, एकदम इजी है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से देखो, समझ लो, 2-3 बार रिपीट करके देखो, पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।